जब दुनिया अमेरिका और रूस की स्पेस रेस देख रही थी, तब दो देश चुपचाप चांद की ओर बढ़ रहे थे, भारत और चीन। एनिमी ट्रैकिंग, अर्ली वार्निंग से लेकर कम्युनिकेशन तक सब स्पेस का ही तो खेल है। भारत जहां बच्चे टीवी पर इसरो की लॉन्चिंग देखकर साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं, और चीन जहां सरकार अपने मिशन के बारे में खुलकर बात तक नहीं करता। चीन चाहता है स्पेस में राज और भारत चाहता है स्पेस में सम्मान। ये मुकाबला सिर्फ रॉकेट्स का नहीं, विजन का है, और असली जंग तो अब शुरू हुई है। अब ये रेस सिर्फ चांद तक नहीं, मंगल, स्पेस स्टेशन और यहाँ तक कि स्पेस वॉर तक पहुंच चुकी है। क्या भारत इस रेस में टिक पाएगा? वेयर चाइना इज क्रिएटिंग देयर ओन वर्ल्ड। भारत अब तक 131 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और चीन 800 से ज्यादा। चीन अपना स्पेस स्टेशन पहले ही अंतरिक्ष में भेज चुका है। भारत अभी गगनयान की तैयारी में, बात स्पेस माइनिंग तक पहुंच चुकी है। CNSA का बजट इसरो से 6 गुना ज्यादा है। तो क्या भारत कभी चीन से आगे निकल सकता है? आने वाला समय बताएगा। जीत पैसे लाएगा या सपना। एक तरफ है लोकतंत्र का प्रतीक जिसने बजट की सीमा में रहकर कमाल कर दिखाया, दूसरी तरफ एक देश जो अरबों डॉलर झोंककर अंतरिक्ष में राज करना चाहता है। चाइना के बिडोई नेविगेशन सिस्टम को 120 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं। भारत अपने नाविक को अंतरराष्ट्रीय बनाने में लगा हुआ है। चाइना स्पेस माइनिंग की सोच रहा है, तो भारत अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। तो क्या भारत चीन से पीछे होता दिख रहा है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। स्पेस कैपेबिलिटी समझनी है तो रिवाइंड करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। उन्नीस में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में एक कमेटी बनती है जिसका नाम रखा जाता है नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। कमेटी बनने के एक साल बाद 21 नवंबर 1963 को ये पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करते हैं, और ये इमेज जो बहुत वायरल है ये भी उसी समय का है। और उसके 2 साल बाद थुम्बा, केरला में स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बना। उस समय रिसोर्सेज काफी कम थे, फंडिंग की भी समस्या थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की हिम्मत बताती है कि वे उस समय भी उत्साह से भरपूर थे, जैसा कि आज। एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं और 1967 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्टेब्लिश किया गया। ये वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की ट्रेनिंग के लिए भी काम आ रहा था। फिर एक साल बाद 1968 में टल्स, थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन US, UK, फ्रांस और जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करके सेटअप किया गया। एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं और 7 साल बाद 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। और फिर ये 6 साल तक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते रहते हैं। इसी बीच स्पेस कमीशन और स्पेस डिपार्टमेंट का भी सेटअप किया गया, और 1 अप्रैल 1975 को इसरो को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। इस समय इसरो के CEO डॉक्टर सतीश धवन थे और भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने के 18 दिन बाद ही भारत सोवियत यूनियन के साथ मिलकर अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करता है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए सोवियत यूनियन के कॉस्मोस 3 लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया था, और यह भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इससे पहले सिर्फ 5 देशों ने ही अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट का विजन था सेलेस्टिकल एक्सरे सोर्सेस की स्टडी और अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करना। ठीक इसी तरह चीन ने भी कियान जोसेन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन के साथ मिलकर 1956 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक एकेडमी बनाया
और यहीं से जन्म हुआ चीन के स्पेस प्रोग्राम का। शुरुआत में इन्होंने सोवियत R2 मिसाइल, जिसका कोड नेम 1059 था, और साउंडिंग रॉकेट डेवलपमेंट पर काम किया। फिर 5 नवंबर 1960 को चीन ने T7M साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। इस समय तक भारत की स्पेस कमेटी का गठन भी नहीं हुआ था, तो ये कुछ समय पहले की बात है। हालांकि चीन ने 1958 में सैटेलाइट डेवलपमेंट पर भी काम किया था, लेकिन एक्सपर्टीज ना होने के कारण 1959 में इसे बंद कर दिया गया। हालांकि रसिया ने भी इससे अपना हाथ विड्रॉ कर लिया था, तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया और बेसिक टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। फिर दिसंबर 1960 में बनकर तैयार हुआ 1059 मिसाइल, जिसका नाम बाद में बदलकर डोंगफेंग 1 और DF-1 रखा गया। फिर ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और 1964 में लॉन्च करते हैं पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अल्बिनो रैट्स के साथ। इसको साउंडिंग रॉकेट का यूज करके 70 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भेजते हैं। ऐसे चलता गया और साल आया 1966। इस बार इन्होंने लॉन्च किया डोंगफेंग 2, डोंगफेंग 1 का इम्प्रूव्ड वर्जन। इनसे इन्हें बड़ी टेक्नोलॉजी मिली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में। अब 1965 में चाइना ने प्रोजेक्ट 581 लॉन्च किया, विच वॉज टू डेवलप अ सैटेलाइट हेवियर देन स्पुतनिक 1 एंड एक्सप्लोरर 1, और जरूरी टेक्नोलॉजीज बनाने का काम स्टार्ट किया। साल 1967 में माओ जेडोंग और जोउ एनलाई डिसाइड करते हैं कि चाइना खुद का क्रूड मिशन लॉन्च करेगा। और फिर एक साल बाद 1968 में चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीजिंग में स्टेब्लिश किया गया। और सिर्फ ऐसा डिसाइड नहीं करते हैं कि चाइना क्रूड मिशन लॉन्च करेगा, बल्कि पहला ग्रुप 19 टाइकोनॉट्स का, मतलब चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स का 1000 फाइटर पायलट्स में से चूज किया गया। अब साल आया 1970। 29 अप्रैल को डोंगफेंग होंग सैटेलाइट लॉन्च करके चाइना बना दुनिया का 5वां देश जिसने खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया हो। और इतना ही नहीं, ये सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट था, जिसका वजन था 173 kg। और इस सैटेलाइट का प्राइमरी मिशन था चाइनीज एंथम ब्रॉडकास्ट करना रेडियो ट्रांसमीटर के द्वारा। आप एक चीज नोटिस करना कि चाइना को पहला सैटेलाइट लॉन्च करने में लगभग 14 साल लग गए और भारत को भी लगभग 13-14 साल। इसका मतलब है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने में किसी से पीछे नहीं है। आज के दिन टेक्नोलॉजी में इतना रिफॉर्म आ गया है कि किसी को भी घर बैठे ट्रैक किया जा सकता है, यहाँ तक कि कन्वर्सेशंस भी सुन सकते हो। इससे मिलिट्री में काफी रिफॉर्म आ गया है। आज के दिन स्पेस कैपेबिलिटी को देखकर बताया जा सकता है कि इस देश की मिलिट्री पावर कितनी होगी। खैर, स्टोरी से भटकते नहीं हैं, अभी आगे इन सब चीजों पर बात करेंगे। पहले दोनों देशों की हिस्ट्री समझते हैं। 1970 से दोनों देशों का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया था और अभी दोनों ही देश बराबरी पर थे। और 1975 के टाइम पर भारत का सबसे पहला एम था कि खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करे, और जो कि 1979 में पूरा भी हो गया SLV-3। पर यह RTP सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा नहीं पाता। फिर से अपग्रेड और मॉडिफाई किया गया और 18 जुलाई 1980 को SLV-3 रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचा देता है। और फिर यहां से भारत बनता है विश्व का 6ठा देश जिसके पास खुद की ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थी। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। इट शोड इंडियाज ग्रोइंग टेक्निकल पावर। फिर SLV-3 द्वारा रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। उसके बाद भारत ASLV एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की सोचता है, जो कि 150 किलो तक के सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा सके। अब तक चाइना ने 1975 से ही ढेर सारे सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू कर दिया था, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, मिलिट्री यूजेज, रिकवरेबल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी बनाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, सीजन SJ सीरीज भी बनाया। और भारत भी इस समय तक चमक रहा था, जैसे इंडो सोवियत मैंड मिशन में विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले भारतीय बने सुयोज T-11 एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले और सयुत 7 स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताने वाले। और इधर 1987-88 में ASL ने लॉन्च किया सरोस 1 और 2, विच वॉज नॉट फुल्ली सक्सेसफुल, बट 1992 से 94 के बीच में सरोस C और सरोस G लॉन्च किया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा।
फिर आया भारत का गेम चेंजर PSLV। इसे डिजाइन किया गया था IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए 1993 में इसे बनाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन ये एज मच एक्सपेक्टेड सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ से भारत बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करता है, जैसे इनसेट 1A 2B, इनसेट सीरीज में 1C 1D, इनसेट 2 सीरीज भी 1992 से स्टार्ट हो चुका था। इनसेट 1A 1B 1C 1D और 1E तक पहुंच चुका था, जिससे भारत की कैपेबिलिटी मोबाइल सैटेलाइट, बिजनेस, टेलीविजन और ब्रॉडकास्टिंग में और भी ब्रॉडर हो चुकी। एंड चाइना वाज आल्सो ग्रोइंग फास्टर देन इंडिया and its vision was to overtake Russia and US that time। फिर 1999 में चाइना एक मिशन लॉन्च करता है, सेंजोउ 1 न्यू लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजता है और फिर ये 21 घंटे बाद वापस भी आ जाता है। हालांकि ये अनमैन्ड मिशन था, लेकिन यहाँ से स्पेस क्रूड फ्लाइट की उम्मीद और भी बढ़ गई। समय बीतता गया और दोनों देश मिशंस पे मिशंस कंडक्ट कर रहे थे और फिर 2003 में सेंजोउ 5 स्पेसक्राफ्ट उड़ता है और चाइना बनता है विश्व का तीसरा देश एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला और यांग लुई बने पहले चाइनीज अंतरिक्ष में पहुंचने वाले। फिर 2007 में चैंगई 1 मिशन चंद्रमा की सतह का 3D मैप बनाया। फिर 2008 में सेंजोउ 7 स्पेस वॉक कराया 20 मिनट का। 2011 में चाइना ने स्पेस स्टेशन का टेस्टिंग किया। फिर 2013 में चैंगई 3 मिशन चंद्रमा पर रोवर और लैंडर भेजा। फिर 2019 में चैंगई 4 मिशन चंद्रमा के फार साइड पर लैंडिंग करवाया। फिर 2020 में Tianwen-1 मंगल मिशन कंडक्ट किया। फिर 2020 में ही चैंगई 5 मिशन चंद्रमा का सैंपल पृथ्वी पर लाया और फिर 2021 में लॉन्च किया टिएनयोंग स्पेस स्टेशन। और ऐसा करके चाइना बना विश्व का तीसरा देश जिसके पास खुद का स्पेस स्टेशन हो। चाइना मिशंस पे मिशंस कंडक्ट कर रहा था, तो क्या भारत सिर्फ देख रहा था? नहीं, 2000 से ही भारत के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक पहचान बढ़ने लगी थी। 2001 में GSAT-1 संचार उपग्रह लॉन्च हुआ। फिर 2005 में कार्टोसैट 1 हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट आया। फिर माधवन नायर और एत्रा दुर्गा की अगुवाई में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया और चंद्रमा पर पानी के अणु खोजे। 5 साल बाद 2013 में सबसे सस्ता मंगलयान लॉन्च किया। 2017 में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके। हालांकि अब यह रिकॉर्ड स्पेस एक्स के पास है। फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन। इसरो ने 1962 से 2025 तक विज्ञान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की कहानी लिखी है। ये सिर्फ रॉकेट या सैटेलाइट नहीं, बल्कि आशा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की उड़ान है। भारत और चीन का स्पेस में वर्चस्व वाकई ही काबिले तारीफ रहा है। एक देश रिसर्च और टेक्नोलॉजी चाहता है तो दूसरा रिसर्च और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया पर राज करे। चाइना की स्पेस कैपेबिलिटी के कारण चाइनीज मिलिट्री को काफी प्लस पॉइंट मिलता है। उनके पास 360 से ज्यादा सैटेलाइट हैं मिलिट्री यूज को लिए डेडिकेटेड। दे ट्रैक, स्पाई, कम्युनिकेट एंड अटैक फ्रॉम ऑर्बिट। दे हैव 45 प्लस वीडियो सैटेलाइट, चाइनाज वर्जन ऑफ GPS। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनके पास कौन कौन से सैटेलाइट हैं और उनका मिलिट्री यूज क्या है। पहला येगोन रिकॉग्नाइसेंस सैटेलाइट 100 प्लस एक्टिव। इनका काम है ऑप्टिकल इमेजिंग, रेडार स्कैनिंग एंड इंफ्रारेड ट्रैकिंग, स्पाइंग ऑन आर्मी ट्रूप्स मूवमेंट एंड नेवल फ्लीट, मॉनिटरिंग इंडियन ओशियन, ताइवान स्ट्रीट एंड इंडो पैसिफिक। फिर आती है TJS टोंगसिन जिसू सियान 15 एक्टिव। इनका काम है मिसाइल लॉन्चेस, अर्ली वार्निंग, डिटेक्टिंग हीट फ्रॉम लॉन्चेस, सैटेलाइट टू सैटेलाइट सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन। देन एनलिट एंड सीजिन सैटेलाइट 80 प्लस एक्टिव, कलेक्ट एनिमी सिग्नल, रेडार इंफॉर्मेशन, मॉनिटर इंडिया US डिफेंस वॉरफेयर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड जैमिंग। देन सीजॉन एंड सियान रोबोटिक एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, grabbing enemy satellite. Yes, literally it can grab any satellite in orbit, repair and fuel transfer.
also capable for space attack. Then CSS HQ space plane like USS X-37B. It can deploy mini satellite, perform secret military mission. PLA Strategic Support Force (SSF). Direct space-based attack. Quantum communication used for unhackable military messaging. Connect top Chinese military officer with 360 plus satellites in robotics, space, quantum communication and laser-based weapons. Chinese military isn't just watching from space, it's planning to fight from it. But the question is, are other nations ready? The answer is yes. चाइना के पास इतना कुछ है, तो भारत के पास क्या है? चलिए देखते हैं। रीसेट सीरीज परचेज फ्रॉम इजराइल आफ्टर 26/11 मुंबई टेरर अटैक यूज्ड फॉर सर्वाइलेंस, बॉर्डर मॉनिटरिंग एंड एंटी टेरर ऑपरेशंस। 3 एक्टिव रीसेट सीरीज इज अवेलेबल। रीसेट 2B, 2BR1 and 2BR2 works all weather, day and night, detect human movement and bunkers etc. Cartosat 1 9 launched but 5 is active, used for mapping enemy's territory, monitoring infrastructure in Pakistan and China. With the help of this, India plans surgical strikes. Then we have GSAT series, GSAT 6, GSAT 7A and 7R. GSAT 6 used for mobile communication in remote areas. GSAT 7A also called Rukmini, Indian Navy's eye on the sky, tracks ships, submarine and aircrafts in Indian Ocean. GSAT 7R for Indian Air Force to connect fighter jets and drones. Total 5, 3 is active, 1 failed and 1 upcoming. The next is AMISA, launched in 2019, used for electronic intelligence, track radar system of enemy countries, critical for jamming and counter jamming. Currently the number of AMISA is 1. Then we also have a backup communication satellite for our military called INSAT 4F, and the most dangerous is ASAT, India's anti-satellite weapon. मिशन शक्ति 27 मार्च 2019। याद है आप लोगों को? पृथ्वी डिफेंस सिस्टम 3 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल. India shot down its own satellite in Leo. It means India can shot down any satellite between 160 kilometers to 2000 kilometers. And literally it is the next level technology, and very few country has this kind of technology to shot down any satellite in orbit. Agni 5 and BrahMos missile likely based on satellite navigation and guidance. भारत LOC, China border, Indian Sea के सारे naval movement, terrorist launch pads, enemy countries के सारे military movement, सब पर कड़ी नजर बनाए है और जवाब देने की ताकत भी रखता है। From tracking terrorists to guiding the missile and defending the sky, India's use of space for military is silently becoming one of the strongest in the world. While ISRO builds the tech, DRDO and armed forces turning skies into a shield. India currently use 29 satellite for military purposes. जहाँ तक बजट और मैन पावर की बात है तो चाइना इन दोनों में आगे है, क्योंकि CNSA का बजट 8 से 11 बिलियन के बीच का है और इसरो का बजट ओनली 1.5 बिलियन। अगर मैन पावर की बात करें तो इसरो में लगभग 20,000 एम्प्लॉई हैं और CNSA में 2,43,800। पर यह डाटा ऑफिशियल नहीं है क्योंकि चाइना ये सब डाटा पब्लिक नहीं करता। मैंने मल्टीपल जगह देखा है तो ये डाटा फ्लक्चुएट भी कर सकता है, आप इसको अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज में प्राइवेट सेक्टर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और अगर इंडिया में देखें तो स्काई रॉकेट एरोस्पेस पहली कंपनी है रॉकेट लॉन्च करने वाली, रीयूजेबल रॉकेट्स भी बनाती है और सैटेलाइट लॉन्च पर भी काम करती है। दूसरी बड़ी कंपनी देखें तो अग्निकुल कॉस्मोस छोटी लॉन्च व्हीकल्स बनाती है। 2024 में पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भी बनाया। और भी बहुत सी कंपनियां हैं जैसे पिक्सल, मात्र, गोदरेज एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस एंड अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। चाइनीज कंपनी को देखें तो आई स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाती है, गैलेक्टिक एनर्जी स्मॉल लॉन्च व्हीकल बनाती है, डीप ब्लू एरोस्पेस रीयूजेबल रॉकेट बनाती है, लैंड स्पेस मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट बनाती है और भी बहुत सी कंपनियां हैं। अगर उतना गिनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्राइवेट कंपनीज का नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा, नेशनल एजेंसी से प्रेशर उतना कम होगा। और अगर फ्यूचर मिशन की बात करें तो चाइना मैन ऑन मून मिशन के बारे में सोच रहा है और इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। 2025 में रोबोट्स के साथ इसका पहला टेस्टिंग भी हो सकता है और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आने वाला है और रिपोर्ट्स की माने तो 2028 में इसका पहला टेस्टिंग है। भारत चीन के साथ ल्यूपेक्स मिशन पर भी काम कर रहा है
टू सर्च वाटर एंड आइस ऑन मून। 2027 तक नाविक 2.0 भी आ सकता है। और चांद सिर्फ मैन ऑन मून ही नहीं, और यहाँ तक कि चांद पर रोबोटिक कैंप्स भी बनाने वाला है ताकि एस्ट्रोनॉट को वहाँ ज़्यादा टाइम तक रखा जा सके। अगर चाइना चांद पर पहुंच जाता है तो दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा और डायरेक्ट कम्पीट करेगा यूएस के साथ। स्पेस माइनिंग की भी बात चल रही है, जिसका मतलब है अंतरिक्ष में उपस्थित एस्टेरॉइड या अन्य ग्रहों से कीमती संसाधनों का खनन, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल या दुर्लभ धातुएं जैसे प्लेटिनम, सोना, निकल। भारत अभी मून सैंपल रिटर्न पर काम कर रहा है, तो 2030 के बाद ही इस पर सोचेगा। बट चाइना लिटरली हैज सैंपल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, सो इट कैन स्टार्ट टिल 2030। फॉरगेट इट, लेट्स सी द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ कंट्रीज। इसरो काम करता है मल्टीपल नेशंस के साथ, जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, यूरोप एंड अफ्रीका। Now see the collaboration of China. Major partner रसिया, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट, बट रिस्ट्रिक्टेड बाय यूएस। लेकिन चाइना के बिडोई नेविगेशन सिस्टम को 120 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं। अगर भविष्य में वॉर्स होते हैं तो रिजल्ट डिपेंड करेगा किस देश की स्पेस कैपेबिलिटी तगड़ी है। आईज इन द स्काई, सर्वेलेंस इंटेलिजेंस ऑलरेडी ट्रैकिंग एनिमीज इंस्टॉलेशन अक्रॉस बॉर्डर्स एंड ओशियंस। Satellite will act like global CCTV camera, watching enemy troops, missile launches and even naval troops in real time with real data. It will dominate battlefield. India is catching up but with low funds and slow time. India's space budget is 0.04% of its GDP. China is doing 50-60 launches a year, but India only 5 to 8 launches a year. India must expand diplomacy, tech and support to nations like Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and Africa to retain influence. इंडिया के हाथ से पकड़ छूटती नजर आ रही है। अगर दोनों देशों के एम्बिशंस को देखें तो पता चलेगा कि चाइना ग्लोबल स्पेस सुपर पावर बनना चाहता है, स्पेशली नासा और वेस्ट को पीछे धकेलना चाहता है। चाइना अकेले इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि बाकी देशों की वेस्ट से डिपेंडेंसी खत्म कर सके। चाइना रसिया के साथ मिलकर ILRS मिशन पर काम कर रहा है, जो कि डेडिकेटेड होगा स्पेस माइनिंग पर, और सभी नेशंस को ओपन इनविटेशन है ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली नॉन वेस्ट को। 100 ईयर ऑफ कम्युनिस्ट चाइना वांट्स टू डोमिनेट होल वर्ल्ड अलोन। और अगर भारत के एम्बिशंस को देखते हैं तो पता चलेगा कि ये सेल्फ रिलायंट स्पेस पावर बनना चाहता है, यूज करना चाहता है स्पेस का नेशनल डेवलपमेंट, डिफेंस और डिप्लोमेसी के लिए। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी आने की संभावना है। 2047 तक भारत बनना चाहता है इंडिपेंडेंट स्पेस पावर। दोनों देशों का विजन और मोटिवेशन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। एक देश नई ऊंचाइयों को छूता है तो एक देश अपनी ऊंचाई खुद बनाता है। चाइना की इकोनॉमी भारत से कहीं ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या भारत की। टैलेंट की कमी हमारे पास भी नहीं है। इंडियन यंगस्टर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत के वीर अंतरिक्ष में झंडा लहरा पाते हैं, जहां चाइना अंतरिक्ष से सोना लाने की बात करता है। India wants to create a soft power in space industry, while China wants to create a own world alone, and it is already moving ahead. चीन भारत से आगे है, लेकिन 20-25 साल में ही चीन ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। अगर भारत भी सही दिशा में काम करे तो दुनिया के किसी देश के साथ कम्पीट कर सकता है। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा ये रेस, भारत या चीन? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।